गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध कोल्ड वार। कोल्ड वार से तात्पर्य यह है कि राज्यों के बीच न संघर्ष हो और न शांति हो। यह वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का वातावरण था। नेहरू जी के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों, पूर्वी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों, पश्चिमी यूरोपीय देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि को कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो महाशक्तियों यूएसएसआर और यूएसए के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूह में विभाजित हो गया था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक और यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह वैचारिक युद्ध था पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। पूंजीवाद प्राइवेट ओनरशिप को महत्व देता है और साम्यवाद पब्लिक ओनरशिप को। शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला। सर्वप्रथम बर्नार्ड बरूच नामक विद्वान द्वारा यह शब्द प्रयुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि हमें बुलावे में नहीं जीना क्योंकि हम शीत युद्ध के युग में जी रहे हैं। वाल्टर लिपमैन नामक विद्वान के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया है। यह वाक एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध है क्योंकि यह अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई न होकर के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, शब्द बाणों का चलना व मन मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। क्वेश्चन यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि यह शीत युद्ध शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि यह अचानक 1945 में आया और संभावना बनी। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे, यानी इसकी हम पृष्ठभूमि देखते हैं। 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई और वहाँ पर जारशाही का अंत हुआ, तानाशाही का अंत हुआ और साम्यवाद की स्थापना हुई और साम्यवादी विचारधारा तेजी से फैलने लगी। उस समय पूरे विश्व में पूंजीवाद छाया हुआ था। पूंजीवाद का नेतृत्व यानी इसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और पूंजीवाद का उस समय कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में साम्यवाद एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ और पूंजीवाद को उससे टक्कर मिलने लगी। उसी समय 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी आ गई। पूंजीवादी देश स्पेशली उसकी चपेट में आ गए। अर्थव्यवस्था का स्तर नीचे आ गया उनका और एट द सेम टाइम यूएसएसआर अपना मॉडल लेकर चल रहा था। वहाँ पर मंदी का असर देखने को नहीं मिला। मंदी के बावजूद भी वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस चीज़ ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और धीरे धीरे विश्व साम्यवाद की तरफ झुकने लगा। इसका पूंजीवादी व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत सारे पूंजीवादी देशों में भी इसको लेने की मांग उठने लगी, क्योंकि यूएसएसआर तेजी से विकास कर रहा था और वह एक महाशक्ति के रूप में सामने आ चुका था। इसलिए अब पूंजीवाद एक खतरे के रूप में साम्यवाद को देखने लगा। इसके बाद सोवियत संघ ने यहाँ तक कि जर्मनी के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे स्पष्ट बिल्कुल हो चुका था कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों को अपना एक तरह से दुश्मन मानता था। लेकिन 1939 में जर्मनी ने 10 वर्षीय जो अनाक्रमण संधि थी उसका उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और उधर जापान ने पर्ल हार्बर बंदरगाह जो अमेरिका का है वहाँ पर उस पर आक्रमण कर दिया। तो युद्ध की परिस्थितियों ने दोनों देशों को एक दूसरे के समीप लाया। यानी मजबूरन दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक दूसरे के नज़दीक आए, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो धीरे वापस से ये इन दोनों के बीच में जो मतभेद थे वो उभरने लगे।
तो यह कोल्ड वॉर का बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं कि इसके आधार क्या है, यानी किन आधारों पर यह लड़ा गया। तो वैचारिक घृणा, यानी दोनों ही जो देश है, एक पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था विचारधारा का, दूसरा साम्यवादी विचारधारा का। तो दोनों एक दूसरे की विचारधारा को नफरत की दृष्टि से देख रहे थे। राजनीति अविश्वास, यानी दोनों ही देश एक दूसरे के हर कदम को संदेह की दृष्टि से देखते थे। दोनों ये सोचते थे, अगर कोई सोवियत संघ कोई भी निर्णय लेता था तो अमेरिका ये सोचता था कि ये मेरे खिलाफ लिया गया है, और अगर अमेरिका कोई निर्णय लेता था या कोई कदम उठाता था तो सोवियत संघ को लगता था ये मेरे खिलाफ उठाया गया कदम है। सैन्य प्रतिस्पर्धा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ सैन्य क्षमता में वृद्धि कर रहे थे। जासूसी, यानी अमेरिका का जासूस सोवियत संघ में पाया जाता था तो सोवियत संघ का जासूस अमेरिका में। शस्त्रों की होड़, एक देश के द्वारा इतने किलोमीटर की मिसाइल बना ली तो दूसरे ने उससे और ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइल बनाई मत। तो उस समय अस्त्रों शस्त्रों की अंधाधुंध होड़ शुरू हो गई और बिल्कुल कटुतापूर्ण संबंध मतलब दोनों के बीच स्थापित हुए। अब ये केवल एक दो देशों की जंग ही नहीं है, ये दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं की जंग भी है। पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, एक जो बाजार पर आधारित है, दूसरी राज्य पर आधारित व्यवस्था है, दोनों बिल्कुल विपरीत है। ये दो विरोधी व्यवस्थाओं की जंग भी है। लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही, यूएसए व अनेक मित्र राष्ट्रों में डेमोक्रेसी पाई जाती थी, दूसरी तरफ यूएसएसआर जैसे देश तानाशाही पर चलते थे। ये राज्य के अधिक नियंत्रण में विश्वास करते थे। यह दो गुटों की लड़ाई भी है। नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट, पूंजीवादी देश अमेरिका के द्वारा 1949 में नाटो की स्थापना की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एक सबके लिए सब एक के लिए। एक देश पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना। नाटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के द्वारा 1955 में वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन का निर्माण किया गया। शीत युद्ध के कारण इसमें तीन विचारधाराएं हैं। एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि सोवियत संघ के कारण शीत युद्ध हुआ, दूसरे वो लोग हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो निष्पक्ष है, दोनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वे लोग जो सोवियत संघ को कोल्ड वार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, उनका ये मानना है कि 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के बीच में यह तय हुआ था कि अब सभी राज्यों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की जाएगी। लेकिन बाद में सोवियत संघ ने जो ये याल्टा सम्मेलन में जो निर्णय लिया उन पर अमल नहीं किया, और यहाँ तक कि यूएसएसआर ने यानी सोवियत संघ ने और ज़्यादा साम्यवाद का प्रसार किया, तानाशाही को बढ़ावा दिया और इस सम्मेलन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। दूसरा, वे लोग जो ये मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण शीत युद्ध हुआ, उनका मानना है कि 1945 में यूएसए ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पर, और पूरे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब यह अपने आप में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा था, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी। तो इन लोगों का ये आरोप है जो ये मानते हैं कि अमेरिका की वजह से ये युद्ध हुआ, वो ये मानकर चलते हैं कि यूएसए ने धोखा दे करके चुपके से परमाणु बम का अपना जो कार्यक्रम है वो चलाया, और उसने अपना जो परमाणु क्षमता है वो हासिल कर ली और इन देशों को खबर तक नहीं लगने दी, और इस प्रकार एक छत्र वह बैठ गया परमाणु क्षमता हासिल करके, क्योंकि उस समय तक विश्व के किसी भी देश के पास परमाणु क्षमता नहीं थी। इससे पूरा विश्व चिंतित हो गया, और खासकर यूएसएसआर
यानी सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ ये जानता था कि ये परमाणु क्षमता का इस्तेमाल हमारे लिए भी कर सकता है साम्यवाद को रोकने के लिए। अब सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया और अब यहाँ से दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कुछ लोग वो भी है जो निष्पक्ष है और दोनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका मानना है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो दोनों ही विश्व में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते थे, लेकिन उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी और दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से शिकायतें थी। वे शिकायतें ही मूल रूप में शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। आइए कुछ और भी कारण हैं जिन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यूएसए व यूएसएसआर के वैचारिक मतभेद, यानी एक पूंजीवादी था तो दूसरा साम्यवादी। अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवादी था। दोनों एक दूसरे को खतरे के रूप में देख रहे थे, यानी पूंजीवाद को लग रहा था कि साम्यवाद रहेगा तो पूंजीवाद खत्म हो जाएगा और साम्यवाद ये सोच रहा था कि पूंजीवाद रहेगा तो साम्यवाद खत्म हो जाएगा। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद सोवियत संघ ने अपना प्रचार पूर्वी यूरोप में बढ़ा दिया। तो इससे यूएसए को लगा कि यह तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पश्चिमी यूरोप की तरफ भी आएगा। फिर एक दूसरे को खतरे के रूप में देखना और इसी वजह से दोनों क्या करने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के देशों को अपने गुट में खींचने लगे और दोनों में यह होड़ मच गई कि ज़्यादा से ज़्यादा देश मेरे गुट में शामिल हो और उन्हें प्रलोभन भी देने लगे इसके कारण। फिर है मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति। 1939 से पहले मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के लिए बहुत तुष्टीकरण की नीति अपनाई। हिटलर सैन्यकरण कर रहा था तो भी ये देश बिल्कुल चुप थे, क्योंकि ये जानते थे कि यह सोवियत संघ के लिए खतरा बन जाएगा और इसी तरह साम्यवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सोवियत संघ इस चीज़ को समझ चुका था कि ये मित्र राष्ट्र मेरे कारण हिटलर को इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो इसे समझ में भी आ चुका था कि ये हिटलर के साथ अगर तुष्टीकरण की नीति अपना सकते हैं तो मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। जबकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, समाप्त होने के बाद ही यह तय हो चुका था कि अब जर्मनी सैन्यकरण नहीं करेगा। फिर बर्लिन की नाकेबंदी, यानी सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। उससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बताया। आगे है शक्ति संघर्ष, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें वर्चस्व के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुआ और अतः इसमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। तो इस तरह से ये जो शीत युद्ध है ये 1945 में शुरू हुआ और 1991 तक यह चला, जब मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके साथ ही यह समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच।